नाज़रीन नाज़रीन कराम, मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है, जो हालात हैं वो सामने हैं। अब सैलाब की बात नहीं करते, सियासत की बात करते हैं। आज बहुत तारीखी दिन है। तारीखी दिन इस लिहाज से है कि इमरान खान जिस तहरीक की बात किया करते थे, वो कहते हैं कि वो आज शुरू करना चाहते हैं। आज शुरू करने से उनकी मुराद ये नहीं है कि आज वो एक लॉन्ग मार्च होगा जो इस्लामाबाद की तरफ जाएगा, वो कह, बल्कि उन्होंने जो इशारे दिए हैं उससे लगता है कि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में उनकी कितनी क़ुव्वत है। हर शहर के लोग बाहर निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। वो बहुत एहतियात के साथ अपनी ताकत को असेस करना चाहते हैं। फिर वो इस्लामाबाद पर बकौल मुखालफों की चढ़ाई करना चाहते हैं और बकौल उनके वो वहाँ हुकूमत को इस बात पर मजबूर करना चाहते हैं कि वो वक्त पर इलेक्शन कराएं या आर्मी चीफ का तकर्रर न करें, जो कुछ भी कहा जाए, जो भी उनके मुतालबे किए जाए। ये आज की सूरत हाल है जिसके पीछे वो सारा नक्शा है जिसका रोज़ हम जिक्र करते हैं। कुछ लोग जो कहते हैं कि सैलाब आए हुए हैं, आप इलेक्शन की बात करते हैं। कुछ कहते हैं मईशत बदल गई है, ख़राब हो गई, सत्यानाश हो गई है, आपकी लड़ाइयों ने की है और आपको अब भी लड़ाइयों की पड़ी हुई है, सियासी लड़ाइयों की पड़ी हुई है। बहरहाल ये मेरा मसला नहीं है। मैं तो सवाल रख दूँगा और जवाबात बड़े, हमारे एक अच्छा पैनल यहाँ मौजूद है। हमारे स्टूडियो में ब्रिगेडियर फ़रूक हामिद साहब हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त, उनसे तज़किया लेंगे, उनकी राय सुनेंगे। आलिया हमजा साहबा है तहरीक इंसाफ से, और ताहिर मलिक साहब हमारे साथी बहुत चचीतुली अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, वो मौजूद हैं। और कोशिश है कि डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक मीटिंग में फंसे हुए हैं। उन्होंने वादा किया कि वो निकलते हैं क्योंकि वो कैपिटल अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के भी सरबराह रहे हैं, इसलिए उनसे भी इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के हवाले से कुछ बातें करनी है। राना सनाउल्लाह ने तो की थी, आज उनसे भी करना चाहेंगे अगर वो अवेलेबल हो गए। वहीद साहब, क्या नक्शा नजर आता है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मीर साहब सर। इस वक्त पाकिस्तान की अगर जो सूरत हाल को अगर आपने एक लफ्ज़ में डिस्क्राइब करना है तो वो है अनसर्टनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल। सियासत, इकॉनमी, प्राइसेस, इन्फ्लेशन, माशरे में जो एक अनरेस्ट है, अपना स्टॉक मार्केट, लोकल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, और फिर ऊपर से अल्लाह के अब जो मर्जी है, ठीक है, हम सबमिट करते हैं, वो फिर ऊपर से ये कुदरती आफत की शक्ल में फ्लड्स आके। मेरा ख्याल है, अब देखें, जिस आपने कहा कि आज वाकई इमरान खान वो एक नई तहरीक का एक नए फेज में जाने का ऐलान कर रहे हैं। दिन गिने जाते थे, इस दिन गिने जा रहे। उनके जो मैं नोट कर रहा हूं, मैं आज तक उनके किसी जलसे में नहीं गया जो 50 जलसे कहते हुए हैं, लेकिन मैंने देखा है, फॉलो किया एज अ स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, कि उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो भी बहुत उम्मीदें लगा के बैठे कि हर जलसे में कि पत्नी आज इमरान खान साहब कॉल दे देंगे, क्या करेंगे वगैरह, उस किस्म की सूरत। भुट्टो साहब के ज़माने में था ना कि भुट्टो साहब ताशकंद की राज फाश कर देंगे हर जलसे में। एग्जैक्टली, और वो कुछ नहीं हुआ नहीं फिर। तो ये उनके लोग तो बड़ी उम्मीद लगा बैठे हैं, पता नहीं क्या आज ऐलान होने वाला है, और वो कहते हैं जी हम तो 3 घंटे के नोटिस पे तैयार हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक और सूरत हाल पैनल में नजर आ रही है। मुझे उम्मीद है, आई एम होपफुल कि शायद वो अल्लाह करे वो नौबत ना आए, नहीं आनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। और वो ये है कि मुझे बहुत उम्मीद है अभी भी कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का जो फार्मूला है, और उन्होंने फार्मूला बड़ा क्लियरली बार बार वो कह रहे हैं कि मैं इनिशिएटिव अब लेने को तैयार हूं कि प्राइम मिनिस्टर अपना शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब फाइनली एक टेबल पे आके बैठे फॉर अ डायलॉग। और उससे पहले बेशक उनकी जो एडवांस टीमें हैं, टॉप एक्सपर्ट्स, वो बैठे, कुछ सेशन वो करें, ताकि बिल्कुल एक कॉमन ग्राउंड करके फिर जो लीडरशिप है वो आके आमने सामने बैठे, ताकि आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का फॉर्मूला, ठीक है, और उन्होंने बार बार क्या मिडिल ग्राउंड, कुछ महीने इधर कुछ महीने उधर। सो मुझे लग रहा है कि ये आफ्टर ऑल वो भी सदर पाकिस्तान है, और बेसिकली यानी मसला इलेक्शन का है, मसला इलेक्शन का, और ये कि साथ बैठ के पॉलिटिकल क्राइसिस को रिजॉल्व करना। इलेक्शन का क्या मसला है? देखिए जी,
वैसे तो 4 महीने 3 महीने पहले हो जाए, बाद हो जाए, जो अब सूरत हाल है। बिल्कुल आई एग्री। देखें पहले तो इमरान खान साहब के मौके में एक खास मुआयने थे कि जी इस साल के एंड तक होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ इस साल तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जो लोगों की हालत है उनको अभी भी खाना, आर्मी नेवी एयरफोर्स के जहाज जो हैं वो एयर ड्रॉप कर रहे हैं, सड़कें आपकी बंद हैं, एक्सेस है नहीं, तो कैसे वहां पे पोलिंग स्टेशन, मतलब वो स्टेट ऑफ माइंड ही लोगों की नहीं है। अभी फसलें उगाने का कुछ चांस नहीं है, जमीन अभी इतनी गीली है और जी लोगों के घर नो वे, वो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू हैव इलेक्शन दिस ईयर। यस, यही आरिफ अलवी साहब का फॉर्मूला है कि भाई बैठ जाओ अप्रैल मई में, समथिंग मिडिल ग्राउंड, चलो अक्टूबर तक ना इंतजार करो, बीच में और आगे बजट भी आ रहा है, तो जो गवर्नमेंट आएगी अगर अप्रैल में इलेक्शन होते तो फिर वो बजट भी वो पेश करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है जिसको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट गौर से देख रहा हूँ, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो फरमा रहे हैं कि जनाब आप सोचें टू कंसिडर गोइंग बैक टू द पार्लियामेंट, गोइंग बैक टू द पार्लियामेंट, और वहां बैठ के आप अपने ये तमाम सियासी मसले हल करें। तो ये दो ऑप्शन हैं, दो, तो आप, मैं इस चीज को आई एम वेरी होपफुल कि अगर सदर पाकिस्तान, आपका मतलब है कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ शायद बैक चैनल चल रहा है, शायद डरने की नौबत। आलिया हमजा साहब, आप क्या कहती हैं? आपकी पार्टी तो डरने की बात कर रही है, ऐलान कर रही है और कर भी सकती है, ताकत है, स्ट्रीट पावर है, और इमरान का कोई शक नहीं है इसमें, बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि इसके बावजूद भी मिलजुल के बैठ के कोई राह अमल तय करनी चाहिए, और वो भी आप ही की पार्टी के हैं, सदर आरिफ अलवी, मेरे तो बहुत पुराने दोस्त हैं, वो भी यही सुना फार्मूला लेके बैठे हैं। क्या क्या कहती हैं, क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए? थैंक यू जी। मेरे ब्रिगेडियर साहब को भी सुना, आपका इंटरव्यू भी सुना, और जाहिर है अलवी साहब इज अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, और इस वक्त तो आईनी लिहाज से ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान, और वो क्या इस वक्त हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि जो पाकिस्तान में क्राइसिस बना हुआ है, जो पाकिस्तान में जिस तरह के एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, जिस तरह की पोलराइजेशन की सिचुएशन है, उसको हल होना चाहिए। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि हम हर 2-3 महीने के बाद एक ही फॉर्मूले के ऊपर बात करने की क्यों कोशिश करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि पहले दिन से एक बड़ा कैटेगोरिकली एक बात कर दी गई चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से कि अगर हमने असेंबलियों में वापस आना है तो आप इलेक्शन पर बातचीत शुरू कर दें, इलेक्शन की डेट दे दें। अगर हमने असेंबलियों में करना है, वापस आना है, तो आज उन्होंने बता दिया आप साइफर पर तहकीकात कर लें। तो ये तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस ही नहीं है ना। क्यों, मुझे तो ये समझ क्यों नहीं आ डेट रही दे है। दें? सवाल अभी मैंने ब्रिगेडियर साहब से यही पूछा, डेट क्यों दे दें? ये इतना बड़ा इशू क्या है कि इलेक्शन की डेट 3 महीने पहले, 3 महीने बाद? देखिए, इस बात की बात ही नहीं है। आज आप ये देखें कि पाकिस्तान, हम नहीं कह रहे, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो बाहर बैठ के, जो वो ब्लूमबर्ग की आपने रिपोर्ट देख ली है, जिसके बाद इस वक्त यूरो बॉन्ड जो है वो 113% के ऊपर चला गया, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन उस सारी सिचुएशन को देखते 57% की इस वक्त प्रिडिक्शन आ रही है। आलमी जो हमारे माहिरीन, माशी माहिरीन बैठे हुए, फिर आप ये देख रहे हैं कि एक नया फॉर्मूला, आपकी पार्टी आके क्या कर देगी? इसमें आपकी पार्टी क्या कर देगी? मैं ये हमारी एक सेकंड मैं एक बात बता दूं, और फिर वो बंदा जो पाकिस्तान को वो जिसे कहते थे ना कि इकोनॉमिक हिटमैन था, पाकिस्तान को इस माशी बदहाली का शिकार करने वाला था, आज एक दफा फिर उसको लाकर उसको लगाने का चूरन बेचा जा चुका है। जबकि आप ये देख रहे हैं कि अगर माशियत की बात की जाए तो फिर वही वाली बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात थी जिसने 2 कंसेक्टिव सालों में कोविड के होने के बावजूद 6% की ग्रोथ की थी, जहां पर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, जहां आपके रेमिटेंसेस बढ़ रही थी, जहां आपके कारखाने लग रहे थे, जहां आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इतनी सारे वर्ल्ड क्राइसिस के बावजूद जो है वो कंसेक्टिवली परफॉर्म कर रहा था। जो आप देख रहे हैं कि इस 1 महीने में ही तकरीबन कुछ 16% साढ़े 3 साल तो महंगाई में गुजरे हैं, अब तो ये बात की रिपोर्टें हैं। देखिए, 3.5 साल जो महंगाई थी वो 11% पे थी, 14% पे थी एट मैक्सिमम। जो एसपीआई है आज वो एसपीआई 50% से बढ़ गया है। आज जिसकी ये सीपीआई की बात कर रहे थे 11% पर ये महंगाई मार्च निकालने वाले थे, वो तकरीबन कुछ 25% के ऊपर चला गया। तो 11% और 25% की महंगाई कोई महंगाई नहीं है। यहाँ पर आपके इतने सारे क्राइसिस के बावजूद
72 रुकनी काबीना आपकी अनाउंस हो गई है, आपके तकरीबन कोई 37 पार्लिमानी सेक्रेटरीज आ गए, ये सारा कुछ खजाने के ऊपर बोझ नहीं है। 8 मशीन लगे हैं जिसमें 7 पीपल्स पार्टी के हैं, उनकी तो हवस ही शायद खत्म नहीं होती। ताहिर मलिक साहब, इस पूरी सूरत पे आप क्या कहेंगे? जी जी देखिए, मेरा ख्याल है कि जो मैं समझ रहा हूँ इस सिचुएशन में, मैं इमरान की बात करूंगा। मेरे लिए खान को एक एग्जाइटी है और एक मेच्योरिटी भी है। इमरान को पता है कि इस हुकूमत को टाइम देने का मतलब है कि काम खराब हो जाएगा। अब इमरान की स्ट्रेंथ पहले देख लेते हैं। इमरान की स्ट्रेंथ ये है कि वो भुट्टो के बाद मेरी रेटिंग में मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है। पाकिस्तान उसकी जेब में है। पॉलिटिकली मैं बात करूँ, अगर फेयर इलेक्शन हो तो इमरान को हाथ नहीं लगा सकता। दूसरी, इमरान की सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं है। एक बंदे का नाम है इमरान खान, वही पीटीआई है, वही सारा कुछ है। और खान साहब का इस तरह का कोई मजाक नहीं उन्होंने रखा हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन हो वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक तो वो 70 में है, दूसरा उसको पता है कि ये चक्कर चलाएंगे, बाहर से कोई पैसा पूसा ला रहे हैं, कोई डॉलर कम करेंगे, 5-6 अच्छी खबरें सुना देंगे, 2 रुपए बिजली कम होगी, 8 आने पेट्रोल कम हो गया, फिर मीडिया भी उन्होंने कंट्रोल कर लेना है, मीडिया को पैसे भी लगाएंगे, तो एक तासर बन जाएगा जी कि चीजें बेहतर हो गई हैं, बेहतर हो गई हैं। और जो मजबूत इदारे हैं उनसे भी इमरान की नहीं बनती। तो अगर इमरान अग्रेशन में नहीं रहता, अगर इमरान गुफ्तगू करता है, जो आप बड़ा पढ़ा लिखा बार बार ब्रिगेडियर साहब से और मोहतरमा से सवाल करते हैं कि बात क्या करनी है, तो यहाँ बात बूत नहीं। इमरान पाकिस्तान को बहुत बेहतर समझता है मेरे हवाले से, और उसको पता है कि एग्रेशन बिकता है। अगर आप अग्रेसिव रहेंगे तो ये अंडर प्रेशर रहेंगे। अब इमरान ने एग्रेशन से अंडर प्रेशर इनको लिया है, तो अगर लॉजिकली इलेक्शन नहीं होते तो इमरान की गेम खत्म। क्योंकि अगर एक इलेक्शन निकल गया तो 5 साल निकल गए, पार्टी नाम की चीज कोई नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, तो इमरान ही इमरान है। तो मेरे ख्याल में इमरान को सूट करता है। मैं एक फिक्र देता हूं, इमरान को कॉन्फ्लिक्ट सूट करता है, इमरान को कॉन्फ्लिक्ट सूट करता है, और उसको जरूरत है कि वो वार्म अप रखे ताकि प्रेशर में इलेक्शन हो। ठीक है। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमारे साथ शामिल हो गए हैं। खास तौर पर मैं उनको इस्लामाबाद के हवाले से, चूंकि बड़ा उनका उस पर काम भी है, रहे भी हैं इसके मिनिस्ट्री के में भी, और अब भी मेरा ख्याल में उनसे कम लोग हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है उनका, और धमकी दी है कि वो आ रहे हैं, आज से वो या ट्रायल शुरू हो रहा है। तारक चौधरी साहब, क्या आप समझते हैं कि सूरत हाल क्या बननी जा रही है? अभी हमारे साथ आलिया हमजा साहबा थी, ताहिर मलिक साहब थे, और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये सब अपना अपना तजिया पेश कर रहे थे कि इमरान क्या चाहते हैं और हम मुल्क को इस सूरत हाल से कैसे निकाल सकते हैं। क्या कोई इस्लामाबाद को सचमुच खतरा है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए जी, मुल्क को तभी फायदा हो सकता है, और बिलखुसूस अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें, कि सियासत के अंदर कुछ संजीदगी हो और मुल्क की जो बेहतरी है वो आपकी टॉप प्रायोरिटी हो। ठीक बात है। बदकिस्मती से जो इमरान खान साहब की सियासत है वो अगर आप देखें तो वो इस वक्त इंतकाम की, नफरत की, तकसीम की, जलाओ, घेराओ, आग लगा दो, मुल्क बंद कर दो, शहर बंद कर दो, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सियासी मुखालिफिन को गालियां देना। इससे पहले तब्दीली का एक जनाब बड़ा दिलफरेब नारा लगाया गया इमरान खान साहब की तरफ से, जो 2018 का इलेक्शन था, उसमें 4 साल में उस नारे में तो कोई जान पड़ नहीं सकी, तब्दीली नाम की तो कोई चीज नहीं आई, बल्कि अवाम की जिंदगियां जो हैं वो अजीरन कर दी गई। और उसी के कंटिन्यूशन आप देखें अभी कि हालात अभी भी काबू में नहीं आ रहे। लेकिन अब उन्होंने जो दूसरा नारा लगाया है, हम गुलाम नहीं है, नया पाकिस्तान, आजाद पाकिस्तान, अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आजाद है, हम एक आजाद कौम है, और ताक़यामत अल्लाह की ज़ात इस मुल्क को इसी तरह शाद व आबाद रखे। ये क्या ड्रामे हैं? ये चीजें हैं सारी पॉलिटिकल, आप ये कहें स्टंट्स। वो पॉलिटिकल स्टंट्स पे मुल्क नहीं चला करते। लोगों को बेवकूफ बनाने के दिलफरेब नारे जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, अमेरिकन मुदाखलत, उन्हीं अमेरिकनों से छुप छुप के मिलना, उन्हीं की लॉबी फर्म को हायर करना। अब बात यह है कि हमने अपना मुल्क इसके हालात, इसकी चैलेंजेस को सामने रख के इसको चलाना है। दूसरे मुल्कों को गालियां देना, अपनी यहाँ पे पॉलिटिकल जो जितना भी सेटअप है उसको गालियां देना, उसके खिलाफ इदारों को गालियां देना। और अभी आप देखेंगे बड़ी एक सेंसिटिव अपॉइंटमेंट होने जा रही है, वो बड़ी ही मैं समझता हूँ कि हसास इदारा है, बड़ा एक जिम्मेदार डिसिप्लिन इदारा है। उसकी अपॉइंटमेंट जो होती है बड़ी एक सेंसिटिव अपॉइंटमेंट होती है। उससे पहले उसे मुतनाज़ा बना रहे हैं। जो लोग
हैं सीनियरिटी लिस्ट में 4-5 लोग हैं जो मुतवक्का जिनमें से कोई एक नेक्स्ट आर्मी चीफ हो सकते हैं। अगर वो मौजूदा गवर्नमेंट ने लगाए तो वो मुहब्बे वतन नहीं होंगे, उनमें तड़ नहीं होगी, उनमें फलाह नहीं होगी। ये सारी गुफ्तगू मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि इस मुल्क को, इस निज़ाम को क्या फायदा पहुंचा सकती है। ठीक बात इस है वक्त जी। चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। मैं आखिरी बात कर लूं मीर साहब। जी जी जी। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और ये चैलेंजेस से तभी नबुर्द आजमा हुआ जा सकता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे को नफरतें, गालियां जो कि एक तरफ से ही आ रही हैं। हमने तो हमेशा बैठने की बात की है, हमने हमेशा सर जोड़ के तमाम सियासी जमातों को मुल्क के मसाइल के लिए गुफ्तगू करने की बात की है, डायलॉग की बात की है। अब आप जनाब ये कहें जनाब मैं फलां के साथ मैं बैठ ही नहीं सकता, मैं फलां नहीं कर सकता, वो उन्होंने करप्शन किया, फलां किया। भाई करप्शन किया, 4 साल आप हुकूमत में रहे हैं। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि आप जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी खजाना का पैसा लूटा है उन्हें गिरफ्तार करें या पैसा बरामद करें, सब कुछ करें। ठीक बात। लेकिन आप सिर्फ गालियां दे के और आप नफरत फैला के तो मुल्क को नहीं आगे लेके जा सकते। बिल्कुल ठीक बात। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आपसे ही आके हम बात करेंगे और डिटेल जानना चाहेंगे कि इस्लामाबाद को जो खतरा लाहक किया जा रहा है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब ने रिफ्यूज़ कर दिया है अपने बंदे भेजने का, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा ने उस पर स्टैंड लिया है। तो कैसे हम महसूस करें कि हमारा कैपिटल महफूज है। एक वक्फे के बाद हम बात को यहीं से जारी रखेंगे। जी नाज़रीन किराम, हम जैसी गुफ्तगू कर रहे हैं उसी को वहीं से जारी रखते हैं। और इससे पहले मैं कोशिश करता हूँ तारिक फजल चौधरी साहब से वो बात जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इज़ इस्लामाबाद सेफ? अगर सचमुच कोई पॉलिटिकल हलचल होती है, कोई लोग आते हैं, कोई जत्थे आते हैं, तो इस्लामाबाद जो कि दुनिया की नज़र लगी हुई है, पाकिस्तान का कैपिटल है, इज़ इट सेफ? अगर वो ज़ाहिर है कि नहीं भेजेंगे खैबर पख्तूनख्वा से बंदे, पंजाब से नहीं भेजेंगे, हमारे वहाँ नफरी इतनी मौजूद है और किस किस इलाके को ख़तरा है और हम कैसे बचाएंगे? तारिक फजल चौधरी साहब, मैंने सवाल रखा तो मैंने ब्रिगेडियर साहब के सामने है, लेकिन ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ है और अगर किसी को भी बशमूल इमरान खान साहब के अपना कोई एहतजाज करने का शौक है तो वो जरूर अपना शौक पूरा करें। एहतजाज करना ये हर पाकिस्तानी का, हर जमात का एक आईनी हक है। लेकिन जब आईनी हक आपको एहतजाज करने की इजाजत देता है, उसी तरह इस्लामाबाद के जो रेजिडेंट्स हैं, जो 22 लाख की आबादी है, उनके भी अपने आईनी हकूक हैं। ठीक है। और वो क्या है? एक जो तालिब इल्म है उसका ये आईनी हक है कि वो अपने स्कूल और कॉलेज जाए, मरीज का आईनी हक है कि अस्पताल जाए, सरकारी मुलाजिम का आईनी हक है कि वो दफ्तर जाए। मोटी सी बात की है मैंने। दुकानदार का आईनी हक है कि वो अपने दुकान पे जाए, मजदूरी करे और अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाए। ये सब के आईनी हकूक हैं। एक शख्स अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए एहतजाज का बाकी सब के आईनी हक सलब नहीं कर सकता, यानी शहर को बंद नहीं कर सकता, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। एक बात। दूसरी बात मीर साहब ये है कि अगर जत्थे लाने से, इस्लामाबाद पे यलगार करने से कोई ये समझता है कि हुकूमत तब्दील हो जाएगी तो ये उसकी खामख्याली है। ना ऐसा होगा और ना ऐसा होना चाहिए। इसलिए कि अगर ये प्रेसिडेंस पाकिस्तान में कायम हो जाए तो पाकिस्तान में हर सियासी जमात ये सकत रखती है कि वो 1-2 लाख बंदा इकट्ठा करके इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दे और जो भी हुकूमत बैठी हो उसे घर भेज दे। तो ये बातें क्या बातें हैं? ना ये कोई जमहूरी बातें हैं, ना ये कोई सियासी बातें हैं। और बाकी हम बिल्कुल अपनी तैयारी में है हुकूमत। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर इस्लामाबाद में, जैसे मैंने पहले कहा, अगर शहरियों की जिंदगी किसी ने जीरन करने की कोशिश की, इससे पहले जलाओ घेराव किया गया था, आपको पता है ब्रू एरिया में कई मकामात पे आग लगाई गई थी, मेट्रो बसों को जलाया गया था, उनके स्टेशन को जलाया गया था। इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। हुकूमत जो है वो बिल्कुल अपना आपकी बात बड़ी वजाहत के साथ आ गई। मैं बाकी बात भी करता हूँ आपसे। आली हमजा साहब, आप क्या कहेंगी? मैं सीधा आपसे सवाल करता हूँ, ब्रिगेडियर साहब से बाद में पूछता हूँ मैं, और ताहिर मलिक साहब से कहूंगी कि जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, अवाम को चूना लगाने से लेकर आर्मी फोरम पर ये थूक लगाने तक का इन सब का सफर जारी है। सिर्फ मुझे इतना बता दें, हम चले गालियां निकालते हैं, मान लिया इनकी बात को, ये कौन से फूल फेंक रहे हैं? कभी खान साहब के बनी गाला के सर्च वारंट इशू करें, कभी शहबाज गिल के ऊपर जिस तरह का जिस्मानी तशद्दुद हो रहा है, कभी जिस तरह से सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को ये गिरफ्तार करें, कभी हमारी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को ये पामाल करते हैं, कभी यहाँ पर टेयर गैस शेलिंग करते हैं।
3 लॉन्ग मार्च किए थे इन्होंने हमारे दौर के अंदर। और हमने तो जो मौलाना साहब का लॉन्ग मार्च था, वहां तो जब मौलाना साहब अपने मुजाहिरीन को छोड़ गए थे तो खान साहब ने तो उनको खाना, उनके वापसी का इंतजाम तक किया था। तो ये क्यों इतने डरे हुए हैं? अगर इनको अवाम का डर नहीं है, मौलाना इमरान खान का खाना खा गए। देखिए सिर्फ एक सेकेंड, मौलाना अपने लोगों को छोड़ के भाग गए थे। आपको भी याद है जिस तरह बारिश के अंदर, कीचड़ के अंदर उनके मुजाहिरीन थे। मैं सिर्फ इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ, अगर अवाम के बिजली के बिलों में रिलीफ मिलता है इनके हमारे ऊपर ड्रोन से शेल गिराने से, तो राना सनाउल्लाह को कहें जरूर गिराइएगा। अगर अवाम को पेट्रोल में रिलीफ मिलता है इनके हम पर डंडे बरसाने से और रबेट बुलेट्स फायर करने से, तो जरूर करें। हम अवाम के नुमाइंदे हैं, हम मार खाने को तैयार हैं। आप ये बात करें ना इन लोगों की कि जी हम तो बड़े चुप करके बैठे हैं। मेरे टॉक शो से इन पे बात करने पे, आपको पता है कि नेशनल असेंबली में मेरे अगेंस्ट इन लोगों ने प्रिविलेज मोशन मूव किया हुआ है। यानी ये हमारी आवाजों को इस हद तक दबाना चाहते हैं। उसके बाद मुझे सिर्फ इतना बता दें, खान साहब तो झूठ बोलते होंगे, हम भी झूठ बोलते होंगे। क्या IMF की रिपोर्ट झूठ बोल रही है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट झूठ बोल रही है? यहाँ पर जो आज इमर्जिंग आई है, जी बिल्कुल, हम इमर्जिंग कंट्रीज की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उनको जरा ये पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान जो है इस वक्त हंगरी से, बाकी जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनसे भी पीछे है अपने इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर। और मुझे ये बता दें, कल इनके अपने वजीर आजम ने जो बैठकर पूरा टीवी इंटरव्यू दिया है, एक तरफ खान साहब ये बात करते थे कि अगर हमने मुल्क को संभालना है तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेगी, रेमिटेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे, अपने यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। वो जाकर कह रहे हैं कि नहीं, हमारा मुल्क तो तबाह हो जाएगा 3 महीने के अंदर। तो आप मुझे बताएं, उसकी सजा आज अवाम भुगत रही है ना अपने यूरो बॉन्ड्स की के 113% के ऊपर जाने की सूरत में। एक बयान वजीर आजम का पाकिस्तान को आज क्या कॉस्ट कर रहा है, ये कभी उन्होंने सोचा है? या उनकी वही मेंटालिटी रहेगी कि वो जहां पर जाते हैं, यानी वो कहते थे ना कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर दूंगा, आज अवाम अपने कपड़े बेचने पर आ गई है। तो हम तो यही समझते हैं कि ये कटोरा आपकी बात बड़ी वजाहत के साथ आ गई। बिल्कुल, मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ, आपकी जब दोबारा आता हूं। ताहिर मलिक साहब, आप क्या कहेंगे इस सारी गुफ्तगू को? बात कर रहा हूँ कि इमरान को पता है कि ये जो महंगाई है, जो डिप्रेशन है, पाकिस्तान तो वैसे आमतौर पे ये हमारे लिए क्राइसिस को नहीं खबर नहीं है। पाकिस्तान हमेशा क्राइसिस में रहा है और कोई हमने कभी इलेक्शन नहीं कराया। ये आप लोग पता नहीं क्यों परेशान है। हम हमेशा इस तरह अदम इस्तेकाम में रहते हैं। जब हम हुकूमत में होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि अपना लॉन्ग मार्च गलत चीज होती है, इससे तंगी होती है। जब आप अपोजिशन में हो तो आप महंगाई पे भी लॉन्ग मार्च करते हैं, सर्दी हो जाए महंगाई आप लॉन्ग मार्च करते हैं, गर्मी हो जाए लॉन्ग मार्च हो जाए। तो हमारे यहाँ 2 फेसेस हैं, ये बात नहीं है। मेरा आर्गूमेंट बिल्कुल सिंपल है। इमरान नोज के आयरन इज हार्ड, महंगाई, और सबसे बड़ा जो इमरान को सपोर्ट आ रही है ना, जो इमरान को सबसे बड़ी जो सपोर्ट आ रही है बिजली के बिलों से। इतनी किसी के आइडियल कंडीशन है, एक बंदा जो नफसियाती मरीज बना हुआ है, अगर इमरान ने को पता है कि नो और नेवर, अगर वो अभी हिट नहीं करता, अगर लोग उसके साथ अब नहीं निकलेंगे तो कभी नहीं निकलेंगे। ये मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है। अगर इमरान को इन्होंने 2-3 महीने इस तरह घुमा लिया, टाइम ले लिया, तो फिर ये 5 साल अगले भी इनके पक्के हैं। ये इमरान का खदशा है, इसीलिए वो बड़ा अग्रेसिव है। ठीक है, बगीर साहब आप क्या कहेंगे? आप सारी देखिए अपना मीर साहब सर, दानिस्ता आपको आखिर में रखा है। नहीं काइंड ऑफ यू मीर साहब, एक वक्फा वैसे लेना। बात ये है कि अगर ये कन्फ्रंटेशन की स्टेज की तरफ हम चले जाते हैं तो फिर नुकसान पाकिस्तान का होगा। हमारी इकॉनमी की जो कोशिश भी अगर की जा रही है रिवाइवल की, अब सुने डॉक्टर साहब आ रहे हैं इकॉनमी को मिफ्ता साहब से टेक ओवर करने के लिए, तो फिर आप समझे कि बिल्कुल इकॉनमी बैठ गई, हम गए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है बाहर कि जनाब डेट रिलीफ अगर ना मिला तो देन उन्होंने बड़े खतरनाक लफ्ज इस्तेमाल किए, जिससे वाकई हमारा मोरल जो है वो भी डाउन हुआ है। और मैं तो यहाँ पे एक जुमला ये भी कह दूँ, नहीं कहना चाहिए, ऐसे बातें ना करें जिससे हमारा मोरल डाउन हो, हम और गैर यकीनी सूरत हाल में और परेशान हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट बात है, तारिक फजल चौधरी साहब इज राइट। 2014 में भी जब ये जत्थे आए थे, जब ये लोग आए थे और धरना हुआ था 126 दिन का इमरान खान का, 67 डेज का डॉक्टर कादिर साहब का, कोई पीएमएलएन की गवर्नमेंट नहीं चेंज हुई थी और ना कभी होनी चाहिए कि इस तरह आके गवर्नमेंट चेंज हो जाए। यहाँ पे ये मेरा ख्याल है अगर ये आएंगे उस मोड में तो ये गवर्नमेंट चेंज करने नहीं आएंगे, ये सिर्फ वो जो एक्चुअली पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू हल होना चाहिए मामला, ये अपना वो प्रेशर इस्तेमाल करेंगे कि अर्ली इलेक्शन पे किसी तरह मामला आगे चले। मैं आज आपके प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान
शहबाज शरीफ साहब इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, ताली दोनों हाथ से बढ़ती है और वो इस वक्त पावर में है। मैं समझता हूं इनिशिएटिव उनकी तरफ से आना चाहिए। 2-3 बार कहा है उन्होंने, नहीं वो फॉर्मली ऐलान कर रहे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो भी तकरीर करे कौम को कि जनाब ये मसाइल है, ये इकोनॉमी है, ये पाकिस्तान की सूरत हाल है, डिफॉल्ट की वगैरह वगैरह, लिहाजा आगे चलने के लिए पाकिस्तान की बेहतरी, आवाम की बेहतरी, मैं इमरान खान साहब को फॉर्मली डायलॉग के लिए फलां तारीख को उस जगह पे उनको इनवाइट कर रहा हूं। फिर आप देखें कौम कहेगी कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी है, चीफ जस्टिस साहब भी है, वो भी चाह रहे हैं क्योंकि मुफाहमत हो, तो फिर मैं समझता हूँ लोग पीटीआई के अंदर भी लोग कहेंगे कि यार फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान लेट्स सिट डाउन एंड टॉक इट आउट। 4 महीने पहले, 6 महीने बाद इलेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है। अक्टूबर में तो, अगस्त में तो वैसे अगले साल इलेक्शन ड्यू है। मेन चीज ये, और मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन पहली खबर आ गई कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टीम और पीएम रूलिंग कोalition की टीम और या प्राइम मिनिस्टर और अपना इमरान खान डायलॉग के लिए तैयार हो गए, सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा पाकिस्तान में। सडनली लोग जो हैं उनके चेहरे रोशन हो जाएंगे कि यार शुक्र है अब हमारी बेहतर हो जाएगी। जी बिल्कुल, इट विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट कि यार ये यकीनी गैर यकीनी सूरत हाल बदल रही है, हमारी लीडरशिप हमें लेके जा रही है। पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे खतरनाक बात पाकिस्तान के लिए गैर यकीनी सूरत, गैर यकीनी ये कन्फ्रंटेशन। ठीक है जी, वही साहब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और अपने आखिरी सेगमेंट पे इस बात की कोशिश करते हैं कि कोई हल तलाश करने की कोशिश करें वाली मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि हल तलाश करना तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, जैसी सूरत हाल है, जैसी डिवाइड है, जैसी पोलराइजेशन है। लेकिन खुदा करे कि कोई हल हमें नजर आ जाए। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम चाहते हैं कि इस सारे मसले का कोई हल तलाश करें। एक हल तो उन लोगों ने बताया कि जिस दिन ऐलान हो गया, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब कहते हैं कि ये लोग मुज़ाकरात के लिए बैठ गए हैं, यानी कि शहबाज शरीफ और इमरान मुज़ाकरात के लिए बैठ गए हैं। इमरान वज़ीर सदर की जो कोशिशें वो कामयाब हुई हैं, यहाँ जो ख्वाहिश है चीफ जस्टिस की वो भी कामयाब हुई है। यानी जो सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए वो कामयाबी से जारी है। कोई हम सियासी फ़ाफ़ुल की तरफ बढ़े हैं तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, हमारी इकॉनमी भी स्टेबल हो जाएगी। तारक फजल चौधरी साहब, आप क्या कहते हैं? आप ये जो बात कही गई है डॉक्टर साहब को, आपका इस पर क्या एनालिसिस है? देखिए, हमारी तो मीसा, मैंने पहले भी आपको गुजारिश की थी कि शहबाज शरीफ साहब जब 2018 में आप उनकी सबसे पहली तकरीर उठा के देखें एज अपोजिशन लीडर असेंबली में, उस वक्त भी उन्होंने डायलॉग की बात की है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की है, मिलजुल के आगे बढ़ने की बात की है, और अब जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो अभी उन्होंने सबको साथ लेके चलने की बात की है। उन्होंने कभी भी सोलो फ्लाइट की बात नहीं की। ठीक, लेकिन जहां तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इसमें जितनी ज्यादा पोलराइजेशन इमरान खान साहब क्रिएट कर चुके हैं पॉलिटिकल रैंक्स में, पब्लिक में और हमारी नौजवान नस्ल में, जिस तरह का उन्होंने बुग़्ज़, अनाद और एक गुस्सा उनके अंदर भर दी है, मैं तो समझता हूँ कि ये तो एक ऐसा, आप ये कहें कि बारूद का ढेर उन्होंने पाकिस्तान को खुदा न खास्ता बना दिया है कि जैसे तो एक चिंगारी लगे और आप पूरे मुआशरे में आग लगा दें। ये तो उन्होंने सियासत तो छोड़ी ही नहीं है ना, इन्होंने तो इतनी ज्यादा पोलराइजेशन क्रिएट कर दी है सोसाइटी में, जो कि बहुत खतरनाक है। अभी कोई आपके प्रोग्राम में भाई कह रहे थे जी कि 70 साल ज्यादा उनकी उम्र है, कितना अरसा वो सियासत कर लेंगे, कितना अरसा जिंदा रहेंगे? हर बंदे नहीं इस फील्ड से आखिरकार तो निकलना ही है। कितने बड़े बड़े लेजेंड रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, आज उनके नाम ही नहीं है कि दुनिया में है कि दुनिया में नहीं है। लेकिन जो आप कर जाते हैं मुआशरे के साथ वो रहता है, जो सोसाइटी के अंदर आप या सोसाइटी को संवारते हैं वो कायम रहता है, जो सोसाइटी में आप बिगाड़ पैदा करते हैं वो रह जाता है। ठीक बात। तो मौजूदा जो बिगाड़ पैदा किया गया है, इसको मैं तो कहता हूँ कि किस तरह ठीक होगा, अल्लाह की ज़ात इसमें बेहतरी लाएं, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारी आइंदा तो नौजवान नस्लें हैं, जाहिर है वो हमारा एसेट है, हमारा असासा है। तो हैविंग सेड दैट, अल्लाह उसमें बेहतरी करे, किसी भी तरीके से करे। लेकिन सियासी क़यादत को, तमाम जमातों को मैं कह रहा हूँ, हम तो हमेशा डायलॉग की बात करते रहे हैं, अब भी करते हैं। मेच्योरिटी दिखाने की जरूरत है, सब्र और तहम्मुल के साथ, शाइस्तगी के साथ मसाइल को हल करने के हवाले से सियासत करने की जरूरत है। तनाव, बिगाड़, ये कोई, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, ये किसी भी मामले का हल नहीं है। ठीक बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा, आलिया हमजा साहब, आप क्या कहेंगी? मैं फौरन आपसे पूछता हूँ, जो उन्होंने कहा है कि अफ़वाम व तफ़रीक़ से काम लिया जाए, मिल बैठ के कुछ किया जाए, और जैसे कि एक सजेशन आ रही है कि जब अगर दोनों पार्टियां बैठ जाएंगी तो यकीनन मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे।
मीर साहब, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि इन लोगों के कोलो फेल में तजाद मौजूद है। ये जो बातें करते हैं मीडिया पर आकर, उसी की कॉन्ट्रडिक्शन इनके एक्शन से होती है। बेसिकली तो ये सारी बात है। अब मुझे ये बता दें, अवाम को जत्थे कहना, जमूर की आवाज को इस तरह जोर जबरदस्ती से दबाना, उसकी कोशिश करना, ये कोई जमहूरी रवैये तो है नहीं। फिर उसके बाद आप ये बताएं कि एक बंदा इमरान खान ये कहता था कि मैं पाकिस्तानियों का सर किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। यहाँ पर हमारा वजीर आजम क्या कह रहे हैं, 3 माह में कर्जा ना माफ किया, भीख हमें ना मिली तो कयामत आ जाएगी, खुदारा हमारी मदद करें। उससे आप ये देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर और इकोनॉमी का सेंटीमेंट का, फिर आप ये देखें कि वो कौन से डॉक्टर्स हैं जो पहले तो इसाकदार नवाज शरीफ जैसे लोगों को फरार करने के रास्ते हमवार करते हैं और उनको बैरूने मुल्क भेजते हैं और इलाज के मशवरे देकर, फिर वही ये कह रहे हैं कि जी अब आप जो है पाकिस्तान वापस चले जाएं और वजीर आजम के जहाज के ऊपर बैठकर मुल्क से फरार होने वाला आज वजीर आजम के जहाज के ऊपर ही प्रोटोकॉल में दोबारा आकर इस मुल्क का वजीर खजाना बन जाएगा। ये इस मुल्क के साथ मजाक हो रहे हैं। फिर ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी ये जो जवान नस्ल है ये अब इन सारी बातों को समझती है, हर बात का एनालिसिस करती है, वो इल इन्फॉर्म नहीं है। ये चीजें उनको तकलीफ देती हैं कि कल तक जिन लोगों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, जो मुल्क में लूट के वो तो आर्य साहबा, वो आर्य साहबा कुछ हुकूमत में नवाजा जा रहा है। नहीं जी, कुछ हुकूमत रह जाए ये तो आप सब पे बन जाएंगे। ये तो हुकूमतें बनाए करती हैं सियासी। मैं वही तो बता रही हूँ, हम पे आप सब कुछ साबित कर रहे हैं। 6 आपने लगा दिया, तौहीने मजहब लगा दिया। आज तौहीने मजहब अगर हम करने वाले होते तो हम बेकारी वजीर आजम पर ना लगाते कि रात को यूएन के अंदर वो पूरी आयत नहीं पढ़ सके, लेकिन हम इस चीज के ऊपर यकीन नहीं रखते। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अवाम को, जो आप लोग जिस तरह की तकलीफ में अवाम मुब्तला है, जिस तरह से अवाम रुल गई है, किसान सड़कों पर है, बिजनेसमैन यहाँ पर तड़प पड़े, इंडस्ट्रीज यहाँ पर इसीलिए तो ये हमारे साथी ये सजेशन दे रहे हैं कि आप मिल बैठे हो, मिल बैठ के कोई रिश्ता तलाश करें। मेरी एक बात सुने, मुझे सिर्फ इतना बताएं, सजेशन देने में क्या है? जब हमारी हुकूमत गिराने से पहले तो इन्होंने कौमी हुकूमत बनानी थी। एक ऐसी कौमी हुकूमत बनानी थी जिसमें ना इमरान खान को होना चाहिए था, ना पीटीआई को होना चाहिए था। ठीक बात। आज जब इनको कुछ नजर नहीं आ रहा है, आज जब अवाम इनके अगेंस्ट है, ये अवाम में नहीं निकल सकते, हम फिर भी कह रहे हैं ठीक बात है। ठीक बात, आपकी बात पूरी हो गई। आपकी बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि आप इस बात पे तैयार नहीं है कि इनके साथ कोई बातचीत हो, या इनकी बात सुनी जाए, या इनके साथ कोई मुफाहमत का रास्ता अख्तियार किया जाए। ताहिर मलिक साहब क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है ये टॉक शोज की बातें हैं। ब्रिगेडियर साहब बड़े हमारे प्यारे दोस्त हैं कि आओ मिलके मुज़ाकरात करें, मुल्क ठीक हो जाए, इकॉनमी ठीक हो जाएगी। ऐसे फिल्मों में हो सकता है, रियलिटी ये नहीं है। आपको किसी को समझ नहीं आ रही कि 75 ईयर में आपका 23वां वजीर आजम आया है शहबाज शरीफ। 22 वजीर आजम में एक वजीर आजम नहीं है जो अवाम के वोट से आया, अवाम के वोट से गया है। असल इशू ये है, लार्जर है, डीपर है, और उसके लिए ये मुज़ाकरात शहबाज और इमरान में नहीं होनी चाहिए। रियासत को बैठना चाहिए, सियासी निज़ाम को बैठना चाहिए, और ये एक फैसला करने का टाइम आ गया है कि क्या हमने इलेक्शन से हुकूमत बनानी है, वोट से हुकूमत बनानी है, नंबर 1, और नंबर 2 क्या हमने आपको सोवरेनिटी देनी है, ताकत देनी है जिसको वोट देना है। तो अगर आपने सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए वजीर आज़म बदल लिया तो फिर ये निज़ाम चलने दें और टॉक शो के साथ आप पाकिस्तान चलाते रहे। अच्छा ठीक है, लेकिन बगीर साहब टॉक शो से पाकिस्तान चल रहे हैं, इसको कहते हैं। नहीं देखें, टॉक शो में कम से कम जो बातें हम कर रहे हैं, आफ्टर प्रेसिडेंट अलवी बार 5 टीवी प्रोग्राम में उन्होंने इंटरव्यू में उन्होंने आके कहा कि वो तैयार है मीडिएशन के लिए, कोई हम अपनी तरफ से बात नहीं बना रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है वो भी सारे सब ने सुना है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कोई थोड़ा फौज भी कह रही है कि वो न्यूट्रल है। नहीं बिल्कुल, वो तो मेरा ख्याल है उनको तो वो दे वुड बी वेरी हैप्पी कि बेशक अगर कल सुबह इलेक्शन पे फैसला हो जाता है, उनको क्या एतराज़ होगा? 4 महीने बाद उनको क्या एतराज़ होगा? मैं बात कर रहा हूँ, और वो कर रहा है किसने फैसला? प्राइम मिनिस्टर ने और इमरान खान साहब ने। यही दो है, बाकी तो सब फैसिलिटेटर्स हैं, मीडिएटर्स हैं, ज़रा उनकी आइडिया देने के लिए है कि भाई, और समझाने के लिए। एक बात हमारे मोहतरम इंटीरियर मिनिस्टर साहब, अब उनकी अपनी पर्सनालिटी है ख़ास, राना सनाउल्लाह साहब की, उनकी तरफ से जब ये अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स
कि रबर बुलेट्स और टीयर गैस शेल्स और इधर से उधर से, ठीक तो है, डराते हैं ज़रा वो भी। अच्छा, वो फिर एक ऐसी फजा क्रिएट कर देते हैं कि उसमें फिर और टेंशन पे इनकी तरफ से वो उस कल्चर के इमरान खान है। और दूसरा ये कि दोनों सूबों में उधर गवर्नर राज लग जाएगा, फलां लग जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि नहीं लग अगर सकता। पंजाब में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह, आजकल के हालात में अगर मामला को आगे चलना है, एज अ CBM पंजाब को उनको छेड़ना नहीं चाहिए रूलिंग कोलिशन को, ताकि उसमें फिर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि चलें जी ठीक है, अगले इलेक्शन तक जब भी हो वी विल सिट डाउन। अगर पंजाब में तोड़फोड़ हुई और फिर को हंगामा रही, सियासी हंगामा रही, तो इट विल बी वेरी बैड फॉर पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। ठीक बात है नाज़रीन किराम, बातें हो रही हैं कि पंजाब में हुकूमत दी जाएगी, बातें हो रही हैं कि इसाक डार आ रहा है मईशत को बेहतर करने के लिए, शायद कोई फार्मूला रखता है, आउट ऑफ बॉक्स वो तरीका जानता है जो हमारे मुल्क के बड़े बड़े मईशतदान नहीं समझ सकते, शायद वो समझता है। देखे क्या होता है। और शायद ये बातें भी होंगी कि पंजाब की हुकूमत को बदलना ही नहीं बल्कि अगर वफाक पे चढ़ाई की जाए तो उसको कैसे रोक रहे हैं। कहते हैं लंदन में ये मीटिंग हो रही है, इसको आप लंदन प्लान कह लें या कुछ कह लें, या नवाज शरीफ की सुप्रीमेसी कह लें अपनी पार्टी पर, कि वहाँ बैठकर यह गुफ्तगू की जा रही है कि इस्लामाबाद को किसी धरने से कैसे बचाया जाए, पंजाब की हुकूमत को रहने दिया जाए या बदला जाए, और ये कि पाकिस्तान की मईशत को कैसे बेहतर किया जाए। ये 3 सवाल हैं। मेरा ख्याल में आज की मीटिंग में इतना ही काफ़ी है। कल मैं कोशिश करूँगा कि इन 3 सवालों के जवाब अपने पार्टिसिपेंट से हासिल करूँ, और अगर कोई जवाब मिल जाए, अगर यही सूरत हाल है, इसी की मीटिंग हो रही है, तो उन जवाबों को पेश करूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।